आज हम लोग एक बहुत ही बेसिक से प्राइमरी सेल के बारे में पढ़ने वाले हैं। दैट इज़ ड्राई सेल। जितने भी सेल थे, स्पेशली मैं गैल्वेनिक सेल्स की बात कर रही हूँ। गैल्वेनिक सेल्स का मतलब जिनका काम होता है आप लोगों की केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करना इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो हम लोगों ने ऑलरेडी ये चीज़ पढ़ी हुई है, थोड़ा सा वापस से रिवाइज़ कर लेते हैं कि किसी भी गैल्वेनिक सेल को हम लोग दो कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं। पहला वो गैल्वेनिक सेल जिसे हम रिचार्ज कर सकते हैं, मतलब अगर एक बार इसका बैटरी डाउन हो गया तो आप उसको वापस से रिचार्ज कर सकते हो। और दूसरे होते हैं वो गैल्वेनिक सेल्स जिनका अगर एक बार बैटरी डाउन हो गया तो आप इन्हें वापस से रिचार्ज नहीं कर सकते। ये बेसिकली यूज़ एंड थ्रो वाले सेल्स होते हैं और कुछ नहीं। तो जो सेल बार बार रिचार्ज हो रहा है इसको हम लोग कहते हैं सेकेंडरी गैल्वेनिक सेल्स, और जो बेचारा बार बार रिचार्ज नहीं हो पा रहा है, यूज़ एंड थ्रो है, इसको हम लोग कहते हैं प्राइमरी गैल्वेनिक सेल्स। अब सेकेंडरी में जो दो तीन एग्जांपल्स थे वो हम लोगों ने ऑलरेडी कवर किए हुए हैं, जैसे कि लेड एक्यूमुलेटर, ये हम लोगों का ऑलरेडी डन है ना। NiCad नाइकेड ये भी हम लोगों ने कर लिया है। और इसके अलावा H2O2 फ्यूल सेल ये भी हम लोगों का हो चुका है। अब इसमें बचा हुआ था हमारा प्राइमरी गैल्वेनिक सेल जिसको हम लोग बार बार रिचार्ज नहीं कर पाते। तो हाँ, ये वही सेल है जिस सेल का इस्तेमाल हम लोग हमारी डे टू डे लाइफ में करते हैं। जो फ़ैन हमारे घर में होते हैं उनके रिमोट, टीवी के रिमोट, कोई भी ऐसी चीज़ जिसके पीछे सेल इस्तेमाल होता है, ठीक है, वो इस टाइप का दिखने वाला जो सेल आता है। फ़िलहाल तो मुझे एक ही कंपनी याद आ रही है, ड्यूरासेल, ठीक है, ड्यूरासेल का आता है, और तो याद नहीं आ रहा है। तो खैर, ये वाले जो सेल्स होते हैं जिनमें एक तरफ पॉजिटिव बना होता है, एक तरफ नेगेटिव बना होता है, फिर हम इन्हें अपने रिमोट के अंदर डालते हैं। तो ऐसे जो सेल्स होते हैं दीज आर नोन एज ड्राई सेल्स। ये होते हैं हमारे ड्राई सेल्स, और इनका एक नाम और होता है, ये एक नाम से और भी फेमस है, लेक्लांचे सेल। ठीक है, ये दोनों ही इन्हीं के नाम है, ड्राई सेल बोलोगे या फिर लेक्लांचे सेल कहोगे। तो ये एक्चुअल में एक प्राइमरी सेल है। व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म प्राइमरी सेल? प्राइमरी सेल का मतलब ये है कि अगर एक बार तुमने इस बेचारे को इस्तेमाल कर लिया तो इस्तेमाल करने के बाद इसको तुम फेंकना ही तुम्हारे पास वो आखिरी ऑप्शन है। ठीक है, तुम इसको वापस से इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। ये यूज़ एंड थ्रो वाले सेल्स रहेंगे, इसे वापस से इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब हमें इसका कंस्ट्रक्शन पढ़ना है, किस तरीके से इस पर कैथोड और एनोड पे रिएक्शन होती है, क्या इलेक्ट्रोलाइट इस्तेमाल किया जाता है, और ये सेल बहुत जल्दी ख़राब क्यों हो जाते हैं, ये सारे पॉइंट्स हमें अभी कवर करने हैं। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले तो एक बहुत ही बेसिक सा कंस्ट्रक्शन है। वो बेसिक सा कंस्ट्रक्शन ये होता है कि अगर आप कोई भी सेल लेते हो, किसी भी ब्रांड का सेल लेते हो, तो उसके ऊपर एक उसकी ब्रांडिंग होती है। जैसे ड्यूरासेल लिखा होगा, निपॉन लिखा हुआ होगा, एवरेडी लिखा होगा। अगर अपन उसकी ब्रांडिंग को थोड़ा सा स्क्रैच करें तो अंदर से आपको उसके एक सिल्वर टाइप का सेल दिखेगा। मतलब जब तक उसके ऊपर उसकी रैपर चिपका हुआ है, ठीक है, जब तक उसके ऊपर उसकी एडवर्टाइजमेंट, ब्रांडिंग, स्टिकर चिपका हुआ है, तब तक वो आपको कलरफुल दिखता है, ब्लू कलर का, रेड कलर का, ब्लैक कलर का। बट अगर आप उस ब्रांडिंग को निकालोगे, खरोचोगे, तो अंदर से एक सिल्वर टाइप का एक कंटेनर आपको देखने को मिलता है। तो ये जो सिल्वर टाइप का कंटेनर तुम्हें देखने को मिलता है, ये होता है, मान के चलो, एक मिनट, हाँ, ये मान लो आपका वो सिल्वर टाइप का कंटेनर है। ये मान के चलते हैं हमारा सिल्वर टाइप का कंटेनर है। ये जो सिल्वर टाइप का कंटेनर होता है ये बना हुआ होता है एक स्पेशल मेटल का, और ये होती है हमारा जिंक का। ये जिंक का कंटेनर है, और यहीं पर ये सबसे इम्पोर्टेंट डेटा है कि ये जो जिंक का कंटेनर होता है, ये जिंक का कंटेनर यहाँ पर बिहेव करता है लाइक अ एनोड।
यानी कि अगर कोई तुमसे पूछेगा कि ड्राई सेल में कैथोड कौन है और एनोड कौन है, भाई तीन ही चीज़ें होती हैं, कैथोड, एनोड और इलेक्ट्रोलाइट, बस और क्या रहेगा। ठीक है, तो जो ड्राई सेल का जो जिंक का कंटेनर है, जो कि अगर तुम उसकी ब्रांडिंग को निकालोगे तो ब्रांडिंग निकालने के बाद तुमको साफ साफ दिख जाएगा वो सिल्वर सिल्वर टाइप का कंटेनर, वो होता है जिंक का कंटेनर। अब इमेजिन अ सिचुएशन, जैसे वो एक बहुत फेमस कहावत है, डब्बे के अंदर डब्बा। तो इमेजिन अ सिचुएशन कि इस बड़े से जिंक के कंटेनर के अंदर एक छोटा सा कंटेनर और रखा हुआ है, बल्कि हम ऐसा कहेंगे कि एक सिलेंड्रिकल ट्यूब रखी हुई है, एक छोटी सी मिसाइल रखी हुई है। तो चलो बना लेते हैं इसके अंदर एक छोटी सी सिलेंड्रिकल मिसाइल। तो इस डब्बे के अंदर एक डब्बा और है, ये डब्बे के अंदर डब्बा, ठीक है, बड़े डब्बे के अंदर छोटा डब्बा। अभी जो बड़े डब्बे के अंदर ये जो छोटा डब्बा है, ठीक है, इस छोटे डब्बे के सेंटर पर, यहाँ पे इस छोटे डब्बे के सेंटर पर पाई जाती है एक रॉड। किस चीज़ की रॉड होती है, किस मटेरियल की रॉड होती है। तो ये जो डब्बे के अंदर जो छोटा डब्बा है, उस छोटे डब्बे के अंदर उसके सेंटर में ये जो रॉड लोकेटेड है, इस पर्टिकुलर रॉड को हम लोग कहते हैं ग्रेफाइट रॉड। तो ये कुछ नहीं है, हम लोगों की प्रिय ग्रेफाइट, जो कि हमारे पेंसिल में पाया जाता है, उसी की रॉड है, ग्रेफाइट रॉड है। अब ये जो ग्रेफाइट रॉड के आजू बाजू की ये जो खाली स्पेस सबको दिख रही है, ये जो खाली स्पेस तुमको दिख रही है, ठीक है, जिस खाली स्पेस में ऐसा लग रहा है कि कुछ नहीं है, बराबर, ये जो खाली स्पेस है, ये आजू बाजू का जो ये खाली स्पेस है, जिसको मैं ब्लू कलर से शेड कर रही हूँ, यानी कि ग्रेफाइट इज सराउंडेड बाय सम केमिकल्स। कौन से केमिकल्स होते हैं इस ग्रेफाइट रॉड के आजू बाजू, डब्बे के अंदर जो छोटा डब्बा है उसके अंदर कौन से केमिकल्स होते हैं। तो ये जो छोटा डब्बा तुमको दिख रहा है जिसके अंदर ग्रेफाइट है, उस ग्रेफाइट के आजू बाजू दो केमिकल्स होते हैं। पहला MnO2, ठीक है, मैंगनीज ऑक्साइड का पेस्ट होता है, और इस पेस्ट में कार्बन भी मिक्स होता है। तो अभी तक मैंने तुम्हें टोटल कंस्ट्रक्शन की 3 बातें बताई। पहला, ड्राई सेल में अगर आप उसकी ब्रांडिंग को खरोच दोगे तो अंदर एक सिल्वरी टाइप का एक कंटेनर ऑब्टेन होगा। उस सिल्वरी टाइप के कंटेनर को हम लोग कहते हैं कि जिंक का कंटेनर है। डब्बे के अंदर डब्बा है, एक छोटा सा डब्बा और है, और उस पर्टिकुलर डब्बे के सेंटर पे एक ग्रेफाइट का रॉड है, और उसके आजू बाजू जो है वो केमिकल्स भरे हुए हैं। कौन से केमिकल्स मौजूद है उसके अंदर? उसके अंदर आपका मौजूद है MnO2 और साथ में कार्बन। बस ये बात ध्यान रखने लायक है कि यहाँ पे MnO2 का पेस्ट है। अब ये जो जब तुम जैसे अपने घर में ड्राई सेल जब लेकर आते हो तो तुम देखना जो ड्राई सेल होता है उस एक तरफ से तो प्लेन होता है, एकदम प्लेन, और दूसरी तरफ से ड्राई सेल में ऐसा एक छोटा सा डॉट सा निकला हुआ होता है। तो जो छोटा सा डॉट निकला हुआ रहता है बेसिकली वो ये जगह है, इस जगह पर एक छोटा सा डॉट मौजूद होता है, ठीक है, जो आपका टॉप पोर्शन है, ठीक है, यहाँ पर वो छोटा सा डॉट मौजूद होता है, और यहाँ से उसको अच्छे से सील के कर दिया जाता है। और ये जो छोटा सा डॉट मौजूद होता है ये होती है आपके ब्रास की कैपिंग, ठीक है, मतलब वहाँ पे ब्रास लगाकर उसको अच्छे से सील कर देते हैं। ब्रास का वो छोटा सा डॉट होता है, उससे अच्छे से वो सील हो जाता है। अब कुछ और नहीं होता, बस इतना सा ही है, नहीं, इसके अलावा भी और कुछ है। इसके अलावा और क्या है भाई? अब देखो, ये जो फ़िलहाल तुम्हारा बड़ा डब्बा है, यानी कि जो ये तुम्हारा जिंक का कंटेनर है, इस जिंक के कंटेनर के आजू बाजू की जो ये स्पेस है, इस स्पेस में भी कुछ केमिकल्स भरे हुए हैं। यहाँ पर ये जो पिंक कलर की मैंने बताई हूँ, डब्बे के अंदर जो छोटा डब्बा है, छोटे डब्बे और बड़े डब्बे के बीच की जो ये जगह है, इस पर्टिकुलर वॉल्यूम में भी कुछ केमिकल्स भरे हुए हैं। कौन से केमिकल्स मौजूद हैं यहाँ पर? ये जो केमिकल्स यहाँ पर मौजूद होते हैं, इन केमिकल्स को हम लोग कहते हैं, 2 केमिकल्स हैं ये, ठीक है, ये 2 चीज़ों का मिक्सचर यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। एक होता है अमोनियम क्लोराइड यानी कि NH4Cl, और दूसरा होता है आपका ZnCl2 यानी कि जिंक क्लोराइड। इन दोनों का मिलाकर एक पेस्ट वहाँ पे भरा जाता है। बट बहुत ही इम्पॉर्टेंट जानकारी, अब ताकि अमोनियम क्लोराइड और ताकि
जिंक क्लोराइड, ये दोनों के दोनों केमिकल्स डायरेक्टली आपके जिंक कंटेनर के कांटेक्ट में नहीं आने चाहिए। हम नहीं चाहते कि डायरेक्टली कांटेक्ट में आए, तो इस वजह से हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पर बीच में थोड़ी सी एक पेपर की कटिंग भर देते हैं। 1 मिनट, ठीक है, पेपर की ऐसी कटिंग भर देते हैं। ऐसा कटिंग भरा हुआ रहता है, ये वाला हिस्सा पेपर की कटिंग भरी हुई रहती है, ताकि बस एक कांटेक्ट हम उन दोनों के बीच में डायरेक्टली स्टैब्लिश नहीं होना देना चाहते। तो यहाँ पर आपने क्या भर के रखा है, पोरस पेपर की कुछ कटिंग भर के रखी है, जो कि उसको सेपरेट कर रही है NH4Cl एंड ZnCl2 से। अब देखो, ये तो मैंने अपने हाथों से कंस्ट्रक्शन बनाया। अब एक बार देख लेते हैं, ठीक है, कि कंस्ट्रक्शन दिख कैसा रहा है। तो कुछ इस टाइप का आपका फिगर दिखता है। देखो, सबसे टॉप पर जैसा मैंने बताया कि ये जो आपको ऊपर से ऐसा उठा हुआ टोंबा टाइप दिखता है, दिस इज़ ब्रास कैपिंग। सेंटर में कार्बन की रॉड मौजूद होती है, उसके आजू बाजू MnO2 प्लस कार्बन का केमिकल मौजूद होता है। फिर उसके आजू बाजू, जैसे मैंने कहा डब्बे के अंदर डब्बा, तो ऑब्वियसली वो डब्बा नहीं होता है, कोई ना कोई पोरस सब्सटेंस का डब्बा होता है, पोरस मटेरियल से बना हुआ, ठीक है, क्योंकि अगर वो नॉन पोरस होगा तो मटेरियल एक्सचेंज नहीं हो पाएंगे, राइट। भाई कैथोड और एनोड पे इलेक्ट्रॉन्स बनते हैं, प्रोड्यूस होते हैं, निकलते हैं, जाते हैं, आयंस का आदान प्रदान होता है, कुछ ना कुछ तो होता है जिसकी वजह से वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। तो ये मुस्लिन क्लॉथ होता है। फिर बाजू में, उस क्लॉथ के आजू बाजू में आप लोगों को एक पेस्ट दिखता है NH4Cl एंड ZnCl2 का, और आखिरी में जिंक का कंटेनर होता है, ठीक है। अब बात करते हैं रिएक्शन की। तो देखो, कैथोड पॉजिटिव होगा, एनोड नेगेटिव होगा, ये सब नहीं होना चाहिए पढ़ाई में। पढ़ाई में ये है हम लोगों का बेसिक कंसेप्ट कि एनोड वो पॉइंट है जो कि हमेशा ऑक्सीडेशन करेगा, हमेशा। अब क्योंकि इस बार हमारा जो जिंक का कंटेनर है, ये जिंक का कंटेनर किसके जैसे बिहेव कर रहा है, इट इज़ बिहेविंग लाइक एन एनोड। सो जो भी यहाँ पर जिंक मौजूद होता है, ये जिंक खुद को ऑक्सीडाइज कर लेता है Zn2+ में। अब बेसिक रेडॉक्स 11th क्लास की हमें बैलेंसिंग करनी आती है, तो अगर तुम ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर तुम्हारे पास जिंक के ऊपर की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, 0, और जो राइट साइड में आयन मौजूद है उसके ऊपर की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +2। यानी कि वैलेंसी फैक्टर कितना है, यहाँ पे 2 का चेंज हुआ है। तो हम लोगों को इलेक्ट्रॉन बैलेंस करने, कहाँ पे इलेक्ट्रॉन बैलेंस करते हैं, जहाँ ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा +2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये बेसिक बैलेंसिंग है रेडॉक्स की, जो अपन 11th क्लास में पढ़ते हैं, इसमें कोई हाइफन टुश नहीं है। अब मुद्दा ये है कि ये जो Zn है, ये खुद को, मतलब जो जिंक का कंटेनर है, इसने खुद को कन्वर्ट कर लिया Zn2+ में। अब ये जो Zn2+ है, माना कि हमने पढ़ा है ऊपर के बीच में हम लोग एक पोरस पेपर की कटिंग लगा रहे हैं, बट मैंने वर्ड इस्तेमाल किया है पोरस। तो ये जो Zn2+ है, ये Zn2+ किसके कांटेक्ट में आ जाता है, उसके आजू बाजू जो केमिकल भरा हुआ है NH4Cl और ZnCl2 के कांटेक्ट में आ जाता है। अब अगर ये Zn2+ आयन NH4Cl, ठीक है, या फिर मैं कहूँ NH4+ आयन्स, इनमें से किसी के भी अगर कांटेक्ट में आएगा, तो शायद वहाँ पे का प्रोबेबिलिटी है कि उनके बीच में रिएक्शन होने लगे। अब ये रिएक्शन यहाँ होती है। अब इसी रिएक्शन की वजह से एकदम स्पीड में वहाँ पर क्या होता है, कुछ नए प्रोडक्ट्स बनते हैं, और इन्हीं नए प्रोडक्ट्स की वजह से फिर आगे फर्दर और नए प्रोडक्ट्स बनते हैं, एंड उसकी वजह से फिर आगे जाकर एक पोटेंशियल जनरेट होता है जो कि कम है, ठीक ठाक है, सच दैट कि हमारी वॉचेस, कैलकुलेटर और इसके अलावा रिमोट्स, ये सब हम लोगों के चल सकते हैं, ठीक है। तो खैर, अब देखते हैं कि रिएक्शन किस तरीके से हुई। तो ये जो भी था तुम्हारा Zn2+, इस Zn2+ ने कहा कि भाई वहाँ पे जो NH4Cl मौजूद है, मैं उस NH4Cl के साथ रिएक्शन करूँगा, ठीक है। और एक सादी सिंपल सी प्यारी सी रिएक्शन दोनों के बीच में होने लगी। सादी सिंपल रिएक्शन का नेट रिजल्ट ये निकला कि Zn2+ ने अमोनियम आयन को डिस्प्लेस कर दिया,
और अमोनियम आयन बेचारा डिस्प्लेस हो गया, और डिस्प्लेस हो जाने के बाद वहाँ पर उसने बना लिया NH4+ अमोनियम आयन, और साथ में जो आपका Zn था वो Zn किसके साथ कंबाइन हो गया, Cl के साथ कंबाइन हो गया, और Zn Cl के साथ कंबाइन होकर बना लेता है ZnCl2। ठीक है, ये आपका फाइनली प्रोडक्ट बन चुका है। अब ये तो खैर एनोड की रिएक्शन है। अब ऐसी ही एक और रिएक्शन कैथोड पर भी हो रही होगी, बट ये एनोड में तो होने वाली 2 रिएक्शंस है। अब अगर कोई मुझसे पूछेगा कि एनोड की आप नेट रिएक्शन लिखो, तो मैं दोनों रिएक्शंस को ऐड कर लूँगी, तो मुझे मेरे एनोड पे होने वाली नेट रिएक्शन पता चल जाएगी। तो ये Zn2+ और ये Zn2+ कट गया, भाई ऐड करेंगे तो कटेगा। तो एनोड पे होने वाली नेट रिएक्शन मुझे क्या मिली कि जिंक इनडायरेक्टली NH4Cl से रिएक्ट कर रहा है, और उसकी रिएक्शन की वजह से राइट साइड में 2 इलेक्ट्रॉन्स जनरेट हो रहे हैं, NH4+ अमोनियम आयन जनरेट हो रहा है, और साथ ही साथ में ZnCl2 भी जनरेट हो रहा है। तो ये एनोड की रिएक्शन है। अब आगे बढ़ते हैं कैथोड। कैथोड पॉजिटिव होता है, कैथोड नेगेटिव होता है, ऐसी कोई अपने दिमाग में फालतू चीज़ नहीं लाना। हाँ, बट कैथोड जो चीज़ हमेशा होगा वो ये, कैथोड अपने पास आने वाले हर इंसान की करेगा रिडक्शन। अब मुद्दा ये है कि इस कैथोड के पास रिड्यूस होने के लिए आता कौन है। तो देखो, कैथोड के पास यानी कि MnO2+ कार्बन मौजूद है। तो जो भी अमोनियम आयन एनोड में प्रोड्यूस हुआ है, ये सारे के सारे अमोनियम आयन ट्रैवल करते हुए पहुंचते हैं कैथोड के पास, और वो जाके रिएक्ट करते हैं MnO2 से। ठीक है, और वहाँ पर जाने के बाद जब वो MnO2 से रिएक्ट करेंगे, तो रिएक्ट करके वो लोग बना लेते हैं Mn2O3। ठीक है, Mn2O3, और साथ में जो अमोनियम आयन है वो बन जाता है, वो कन्वर्ट हो जाता है NH3 में। ठीक है, यानी कि जो अमोनियम आयन है वो ट्रैवल करते हुए कहाँ तक पहुँचा, आपके अमोनियम आयन MnO2 के साथ रिएक्ट किया, और रिएक्ट करके Mn2O3+ NH3 बनाया। इसमें भी कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं, बट ऐसे में तो ये रिएक्शन हमको समझ ही नहीं आ रही है। अब ये रिएक्शन डायरेक्टली बुक्स में ऐसी लिखी रहती है कि NH4+ कन्वर्ट हो गया NH3 में, MnO2 कन्वर्ट हो गया Mn2O3 में, बट ये हुआ कैसे। तो अब इसको स्टेप बाय स्टेप इसको समझते हैं कि आखिर ये होता कैसे। तो देखो, जो भी आप अमोनियम आयन लेते हो, ठीक है, वो अमोनियम आयन ही नो डाउट आगे जाके अमोनिया गैस प्रोड्यूस करते हैं। बट कैसे, देखो, इमेजिन कि आपके पास अमोनियम आयन की 2 यूनिट्स है, NH4+ की मान लो आपके पास 2 यूनिट्स है। मैं डायरेक्ट स्टोइकियोमेट्री में भी 2 लिख सकती थी, बट स्टिल मैं लिख रही हूँ प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप। इसने अपने अंदर से इसका जो एक H+ है, उस एक H+ को इसने निकाल दिया भाई कि ले जा। ठीक है, ये तुम H+ जो है हटाओ। तो ये अपना एक H+ प्रोड्यूस करता है, सिमिलरली ये भी अपना एक H+ प्रोड्यूस करता है। H+ के लॉस होने के बाद जो बची हुई यूनिट है वो कौन सी है, अमोनिया। तो इस तरीके से हमें ये ज्ञान प्राप्त हो गया कि यहाँ से अमोनिया गैस कैसे बनी। तो ये देखो अमोनिया गैस बन गई। अब ये जो दोनों H+ तुमको दिख रहे हैं, ये दोनों H+ जो हैं, ये H+, अच्छा, इसके अलावा यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स भी तो हैं जो कि एनोड पे बने थे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स भी तो हैं। तो ये जो दोनों H+ है, इन 2 इलेक्ट्रॉन्स का उपयोग करके ये कन्वर्ट हो जाते हैं H2 में। तो यानी कि जो अमोनियम आयन आपने इस्तेमाल किया है, वो अमोनियम आयन आगे जाके अमोनिया गैस बनाता है, और साथ में एक और गैस बनाता है, यानी कि हाइड्रोजन गैस। तो अगर मैं पूछूं कि ओवरऑल रिएक्शन में क्या हुआ, तो ओवरऑल रिएक्शन में हम इस तरीके से इसको समराइज़ कर सकते हैं कि हमारे पास NH4+ के आयन से, इन NH4+ के आयन्स ने NH3 गैस बनाई, और साथ में हाइड्रोजन गैस बनाई। और इस हाइड्रोजन गैस को बनाने के लिए उन्होंने ऑब्वियसली 2 इलेक्ट्रॉन्स का इस्तेमाल किया। तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में हम +2 इलेक्ट्रॉन लिखेंगे। अब अमोनिया गैस को तो फिलहाल इग्नोर करते हैं, और यही वो अमोनिया गैस है जिसकी वजह से ड्राई सेल्स जल्दी ख़राब हो जाते हैं, उनकी लाइफ छोटी हो जाती है। खैर वो बाद में पढ़ते हैं। अब आगे, जैसे हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है, ये हाइड्रोजन गैस आपकी जाकर MnO2 के साथ रिएक्ट करती है, और MnO2 के साथ रिएक्ट करके वो एक एज अ रिड्यूसिंग एजेंट बिहेव करती है,
और MnO2 को कन्वर्ट कर देती है Mn2O3 में, ठीक है, Mn2O3 में कन्वर्ट कर देती है। और अगर मैं इस रिएक्शन को बैलेंस करूं तो मुझे यहाँ पे कुछ मल्टीप्लिकेशन देना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब ये कैथोड पे होने वाली 2 रिएक्शंस है। अब अगर मैं इन दोनों रिएक्शंस को सम अप करूं तो मुझे इससे ये पता चल जाएगा कि नेट रिएक्शन कैथोड पे कैसी हो रही है, नेट रिएक्शन नेट कैथोड। तो जब मैं इन दोनों रिएक्शंस को ऐड करूँगी तो देखो हाइड्रोजन हाइड्रोजन कट जाएगा, तो हमारे पास बचा क्या, लेफ्ट साइड में क्या बचा, हमारे पास बचा NH4 पॉजिटिव प्लस 2 टाइम्स ऑफ MnO2, ठीक है, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। और राइट साइड में क्या बचा आपका NH3, वो भी मैं बता दूँ आपने, क्योंकि 2 अमोनियम आयन लिए थे इसलिए NH3 भी आपके 2 बने होंगे, ठीक है। और साथ में राइट साइड में है आपके पास Mn2O3 और साथ में H2O। तो बुक्स में ना डायरेक्टली ये रिएक्शन लिखी होती है। तो अब क्या क्लियर है कि वो 2 रिएक्शन कैसे हुई। अमोनियम आयन जो कि एनोड से बनता है, वो अमोनियम आयन अपना H+ लूज़ करता है और उन्हीं इलेक्ट्रॉन्स का इस्तेमाल करके हाइड्रोजन गैस और अमोनिया गैस बनाता है। ये हाइड्रोजन गैस आपके कैथोड में जो आपने MnO2 का पेस्ट लिया है उसके लिए एज अ रिड्यूसिंग एजेंट बिहेव करता है और Mn2O3 में उसको रिड्यूस कर लेता है। तो अब ये हो गई हमारी कैथोड की रिएक्शन और ऊपर वाली हो गई हमारी एनोड की रिएक्शन। तो इस तरीके से एनोड एंड कैथोड पे ये 2 प्रोडक्ट्स बने। अब अगर तुम्हें ये चाहिए कि पूरे के पूरे सेल में नेट रिएक्शन क्या हुई, तो आप कैथोड की और एनोड की अगर रिएक्शंस को एडअप कर दोगे तो एडअप करने के बाद आपको पूरी की पूरी जो सेल है उस सेल की आपको एक रिएक्शन मिल जाएगी। तो आपको रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है। तो फिलहाल कैथोड की रिएक्शन सामने लिखी हुई है, ठीक है, तो इसका इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है। 1 मिनट, अरे ठीक है, ये आ गई हमारे पास कैथोड की रिएक्शन, ठीक है। अब वैसे ही हमारे पास एक एनोड की भी नेट रिएक्शन है। ये देखो हमने ऊपर लिख कर रखी है एनोड की नेट रिएक्शन। क्या है एनोड की नेट रिएक्शन, Zn+NH4Cl 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और उसके बाद NH4+ आयंस और ZnCl2। तो ये पूरा का पूरा इधर आ गया। 1 मिनट, चलो मैं इतने में तो लिख ही लेती हूँ, साथ में वो भी आ रहा है क्योंकि, ठीक है, ये आ गई ये वाली रिएक्शन। अब इन दोनों रिएक्शंस को अगर तुम एडअप करोगे तो ऐड करने से देखो क्या क्या चीज़ें कट रही हैं। लेफ़्ट और राइट में आपको कटिंग करनी है। खैर यहाँ पे मैंने रिएक्शन को बैलेंस नहीं किया है, बट अगर मैं रिएक्शन को बैलेंस करूँ तो ये वाला NH4+ और ये वाला NH4+ कट जाएगा, ठीक है। ये और इसके अलावा तुम्हें क्या कटता हुआ दिख रहा है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कट जाएंगे। और क्या कटता हुआ दिख रहा है, और तो मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। तो बस जो बच गया उसको लिख दो। क्या बच गया भाई, अच्छा यहाँ पर MnO2 था, तो हमारे पास जो चीज़ बच गई है वो है MnO2 प्लस Zn प्लस NH4Cl एरो NH3, बैलेंसिंग मैं नहीं कर रही हूँ, ठीक है, Mn2O3 प्लस H2O प्लस ZnCl2 भी बच गया। तो ये वो नेट रिएक्शन होती है जिस नेट रिएक्शन में ड्राई सेल में, मतलब जो कैथोड एनोड दोनों की मिला के जो नेट रिएक्शन हुई, ये वो नेट रिएक्शन। तो तुम अगर बुक्स वगैरह खोलोगे तो बुक्स में जनरली डायरेक्ट लिखा रहता है कैथोड पे ये हुआ, एनोड पे ये हुआ, नेट रिएक्शन ये हुई। बट कैथोड एनोड पे कैसे वो चीज़ हुई वो नहीं एक्सप्लेन किया हुआ रहता है जनरली। हो सकता है किसी बुक में लिखा भी हो। तो खैर फ़िलहाल अभी ये चीज़ क्लियर है। और इस तरीके से ड्राई सेल में एक पोटेंशियल जनरेट होता है और उसी पोटेंशियल की मदद से हम लोगों का ड्राई सेल चलता है। अब लेकिन दिक्कत ये है कि इस पूरी प्रोसेस में जो ये अमोनिया गैस प्रोड्यूस हो रही है ना, ये बड़ी शैतान है। ये अमोनिया गैस हमारे बेचारे जिंक कंटेनर के साथ रिएक्ट कर जाती है और जिंक कंटेनर के साथ रिएक्ट करके एक कॉम्प्लेक्स बनाती है। अब ये कॉम्प्लेक्स क्या होता है, अगर तुमने 12th क्लास का कोऑर्डिनेशन चैप्टर पढ़ा है तो तुम्हें पता होगा, और अगर लेट से नहीं पढ़ा है तो जान दो जब तुम पढ़ोगे तब तुम्हें आइडिया होगा। एक कॉम्प्लेक्स बनाती है इस टाइप का, Zn NH3 4 होल ट्वाइस, मतलब NH3 4